बिहार विधानसभा का आज एक दिन का विशेष सत्र बुलाया गया है। इस दौरान नई सरकार का फ्लोर टेस्ट होना है। इससे पहले मौजूदा विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। उन्होंने इनके खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव को नियम के मुताबिक नहीं बताया है, लेकिन इसके बाद भी विधानसभा सचिवालय की ओर से जारी आज के लिए कार्यसूची में पहला एजेंडा अविश्वास प्रस्ताव ही है। अब नई सरकार का विश्वास मत हासिल करने संबंधी प्रस्ताव पर आज चर्चा हो सकती है। ऐसे में सत्ताधारी दल और विपक्ष के बीच आज टकराव की नौबत आ सकती है। उधर दिल्ली सरकार की आबकारी नीति के मामले में चल रही सीबीआई जांच के बाद दिल्ली के आबकारी आयुक्त और उपायुक्त को गृह मंत्रालय ने सस्पेंड कर दिया है। वहीं आबकारी नीति में कथित अनियमितता के आरोपों की जांच आज अब मनीष सिसोदिया से लेकर तेलंगाना के मुख्यमंत्री की बेटी पर भी आ रही है। दिल्ली में आबकारी नीति में कथित गड़बड़ी को लेकर अब तक 11 अधिकारियों पर जांच चल रही है। इन लोगों के खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी किया गया है। हालांकि आम आदमी पार्टी का लगातार ये कहना है कि आबकारी नीति में कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है और ये अब तक की सबसे अच्छी नीति है। इनकी मंशा एक्चुअली घोटाले पे बात करना है ही नहीं, इसमें कुछ नहीं है। कभी कहते हैं जी 8,000 करोड़ का घोटाला हो गया, कभी कहते हैं 1100 करोड़ का घोटाला हो गया, कभी कहते हैं 144 करोड़ का घोटाला हो गया, कभी कहते हैं 30 करोड़ का घोटाला हो गया। अभी एफआईआर की तो बोले 2 कंपनियों के बीच में 1 करोड़ का लेन देन हुआ, वही घोटाला है। तो मेरा ये कहना है ये सब इधर उधर की बातें। सोमवार को सांसद प्रवेश वर्मा ने तेलंगाना मुख्यमंत्री की बेटी कविता पर भी कथित शराब माफियाओं से मिले होने का आरोप लगाया था। सबके तार दिल्ली के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री से जुड़े हुए हैं, दिल्ली की शराब पॉलिसी से जुड़े हुए हैं। अब उसमें जो लोग इन्वॉल्व थे, चाहे वो किसी भी राज्य के थे, किसी भी पॉलिटिकल फैमिली के थे या कहीं के भी कोई भी शराब माफिया थे, जितने भी लोग उसमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली ट्रांजैक्शंस में इन्वॉल्व थे, मीटिंग में इन्वॉल्व थे, सारे पैसे को ट्रांसफर करने में इन्वॉल्व थे, तो वो चाहे कोई भी वो नहीं बच पाएंगे। ऑनरेबल केसीआर गारू, सीएम केसीआर हमेशा से बीजेपी की पॉलिसी के खिलाफ बोलते आए हैं। हम सबको लगता है कि सीएम ने बीजेपी पर जो आरोप लगाए हैं उससे परेशान होकर बीजेपी हमारे परिवार की छवि खराब कर रही है। मैं सबसे ये कहना चाहती हूँ कि हम सभी योद्धा हैं और हमने तेलंगाना के लिए लड़ाई लड़ी है। हम प्रदेश के लिए और प्रदेश के लोगों के लिए सड़कों पर उतरे थे। अगर आज ये आरोप लगाकर हमें नीचा दिखाना चाहते हैं, इससे आपको कुछ नहीं मिलने वाला। वी फॉट फॉर तेलंगाना। लेकिन इस मुद्दे पर मंगलवार को प्रवेश वर्मा सवालों से बचते नजर आए। उन सवालों का बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने गोलमोल जवाब दिया। जिस प्रकार के आरोप है उनके बारे में एजेंसीज सक्षम है ये तथ्य की गहराई तक पहुंचने के लिए। लेकिन मंगलवार को बीजेपी ने नए सिरे से आबकारी नीति पर कुछ नए सवाल खड़े किए। मसलन बड़ी कंपनियों को कैसे शराब के वितरण, उत्पादन और बेचने का लाइसेंस मिला। L1 का कमीशन 2% से बढ़ाकर 12% क्यों किया गया। दिल्ली में शराब जब ज्यादा बिकी तो फिर टैक्स से होने वाली आय घटी क्यों। जो पुरानी पॉलिसी में एक साल में 7,800 करोड़ की शराब एक साल में बिकती थी, इन्होंने 7 महीने में 10,000 करोड़ की शराब बिकी है दिल्ली में 7 महीने में। तो सरकार को पिछले साल की तुलना से एक्साइज में कितना लॉस हुआ है और आपको रेवेन्यू में कितना लॉस हुआ है, इस बात का मनीष सिसोदिया उत्तर दे दें। क्योंकि शराब तो ज्यादा बिक रही है, शराब कम नहीं बिक रही, मगर सरकार को जितना रेवेन्यू आना चाहिए था, जितना पैसा आना चाहिए था, वो नहीं आ रहा। तो वो पैसा कहां जा रहा है, इस बात का जवाब दें। मुद्दा शराब नीति नहीं है, मुद्दा है केजरीवाल की बढ़ती हुई लोकप्रियता। कैसे 3 बार दिल्ली जीत गए, कैसे पंजाब में प्रचंड बहुमत आ गया, कैसे गुजरात में लोकप्रियता बढ़ रही है, कैसे पूरे देश में भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाने का मिशन सफलतापूर्वक चल रहा है। इस केजरीवाल को रोको, मोदी जी की कोशिश ये है। इन सब राजनीतिक घमासान के बीच दिल्ली लिकर एसोसिएशन ने भी अदालत में नई आबकारी नीति को चुनौती दे रखी है। खैर, सरकार इस नीति को सबसे बेहतर और विपक्ष इसे अब तक की सबसे खराब नीति बता रहा है। खुद दिल्ली सरकार के चीफ सेक्रेटरी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि नई आबकारी नीति में टेंडर और रिजर्व एनुअल फीस में जो संशोधन किए गए उसकी मंजूरी ना तो कैबिनेट से ली गई और ना ही
उपराज्यपाल कार्यालय से। इसी के चलते लग ये रहा है कि ये मामला अब राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप से आगे बढ़कर नीतिगत खामियों की ओर भी इशारा कर रहा है। दिल्ली से रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। उधर अरविंद केजरीवाल ने गुजरात में एक बड़ा चुनावी वादा किया है। केजरीवाल ने कहा है कि अगर आम आदमी पार्टी की सरकार गुजरात में बनी तो प्राइवेट नौकरियों में 80% आरक्षण गुजरात के युवाओं के लिए होगा। जितने प्राइवेट नौकरियां हैं गुजरात के अंदर, उसमें 80% नौकरियां उनको गुजरात के बच्चों को देनी पड़ेगी। रिजर्वेशन होगा, उसके लिए कानून लाया जाएगा। गुजरात के भावनगर में युवाओं के साथ टाउन हॉल मीटिंग के दौरान अरविंद केजरीवाल ने राज्य की प्राइवेट नौकरियों में गुजरातियों के लिए 80% आरक्षण का चुनावी वादा किया। यही नहीं, गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने पर अलग अलग सरकारी नौकरियों के लिए परीक्षा और पोस्टिंग कब तक होगी, इसका भी वादा केजरीवाल ने किया, जो अपनी तरह का पहला वादा है। अब मैं आपको भर्ती कैलेंडर सुना रहा हूं। आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद कौन सा पेपर कब कराएंगे, नोट कर लीजिए अगर आपके पास है तो, नहीं तो अपने फोन में लिख लीजिए। दिसंबर में सरकार बनेगी, बनेगी कि नहीं बनेगी? दिसंबर में सरकार बनेगी, फरवरी में तलाटी का पेपर होगा, अप्रैल में नतीजे आने के बाद सबकी पोस्टिंग हो जाएगी। गुजरात में बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा बनता नजर आ रहा है। आसानी से वैकेंसी निकलती नहीं और निकलती है तो पेपर लीक हो जाता है, जिसकी वजह से युवाओं में नाराजगी है। केजरीवाल से एक उम्मीद है। अभी तलाटी की एग्जाम में 2018 में फॉर्म भरे थे, 5 साल हो गया, अभी भी एग्जाम नहीं आई। एक भी एग्जाम गवर्नमेंट आती नहीं है, आती है तो पेपर फूट जाते, फिर से लेते, फिर से पेपर फूट जाते, फिर से लेते। ये हम युवान क्या करें? अभी पेपर फूट जाना यानी पेपर लीक, गुजराती में पेपर फूटना यानी पेपर लीक होने की बात कर रहे हैं। हाँ, 3-4 बार लीक हो जाता है पेपर, एक भी एग्जाम कंडक्ट नहीं हो रही। हमारे जो उम्मीद थी कि सरकारी नौकरी वो हमें नहीं मिली, तो मैं तो अभी तो ओवरेज हो चुका, मुझे पता नहीं है मेरा क्या होगा। आखिरी में मुझे भी पिज्जा का ठेला लगाना पड़ा, जैसे मोदी जी के ने ड्रीम दिखाया सारे लोगों को, पकोड़े तलो, बस मैं वही कर रहा हूँ, एक ठेला लगा के। हाँ, विद्या सहायक की भर्ती की एग्जाम होती है। अच्छा, विद्या सहायक की भर्ती के एग्जाम है, 4 साल से आप वेट कर रहे हैं उसका। हाँ। तो क्या आपने उसमें अप्लाई किया हुआ है? एग्जाम ही नहीं आई है। अच्छा, मतलब आप विद्या सहायक जो है बनना चाहते हैं। हाँ। तो 4 साल से उसकी वैकेंसी निकली ही नहीं है। हाँ, एग्जाम ही नहीं आई। एग्जाम ही नहीं आया। हाँ। तो मतलब यहाँ आने से क्या होगा? मुद्दा उठाएगा ना केजरीवाल। इससे पहले आम आदमी पार्टी 10 लाख सरकारी नौकरी देने और जब तक नौकरी ना मिले 3,000 रुपए महीना बेरोजगारी भत्ता देने का चुनावी वादा कर चुकी है। दिल्ली में जब पहली बार आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी तो उसमें युवाओं का बहुत बड़ा योगदान था। परिवार में बंटवारा इतना जबरदस्त दिखाई दे रहा था कि कई जगह से ये सुनने को मिला कि माता पिता ने कांग्रेस या बीजेपी जैसी पार्टियों को वोट दिया तो घर के बच्चे आम आदमी पार्टी को वोट देके आए। इसीलिए आम आदमी पार्टी अब गुजरात के युवाओं पर खास फोकस कर रही है और इसीलिए नौकरी में आरक्षण जैसा चुनावी वादा आम आदमी पार्टी ने जो किसी राज्य में नहीं किया था वो गुजरात में कर दिया है। भावनगर से अपने कैमरा सहयोगी अश्विनी मेहरा के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। उत्तर प्रदेश में भदोही के चौरी थाना क्षेत्र के मानिकापुर में एक सरकारी प्राथमिक स्कूल में एक छात्रा की पिटाई का मामला सामने आया है। आरोप है कि 8वीं कक्षा की यह छात्रा जब स्कूल यूनिफॉर्म में स्कूल नहीं पहुंची तो पूर्व प्रधान मनोज दुबे ने छात्रा की पिटाई कर दी और उसके लिए जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल भी किया स्कूल और इसके बाद उसे स्कूल से भगा दिया। छात्रा की मां की शिकायत पर SC/ST कानून की धाराओं समेत कुछ अन्य धाराओं का मामला दर्ज कर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मामले की जांच की जा रही है। जैसे ही संज्ञान में तुरंत हमने खंड शिक्षा अधिकारी को वहाँ भेजा तो संज्ञान में आया कि पूर्व प्रधान गए और उस स्कूल पे बच्चियों को खड़ा करके जो ड्रेस में नहीं था उसको उन्होंने पूछा क्यों नहीं है, उसके बाद उसको बाहर निकाले तो और उसके बाद जहाँ तक हमारे संज्ञान में आया हमने तुरंत उस पर कार्रवाई शुरू कर दी है और FIR भी हो चुका है। गार्जियन बच्चे की मां ने कराया है और इसकी शिकायत हुई। हमने तुरंत हेडमास्टर से भी पूछा
कि ऐसा क्यों हुआ, कोई बाहरी व्यक्ति कौन प्रवेश कर रहा है। तो खंड शिक्षा अधिकारी जैसे ही आज्ञा प्राप्त होती है तत्काल उस पर कार्रवाई कर दी जाएगी। दिनांक 22 अगस्त को थाना चौरी के एक गांव के उत्तर माध्यमिक विद्यालय में एक महिला ने लिखित में तहरीर दिया था कि उसकी पुत्री जो कि कक्षा 8 में पढ़ती है, उसको एक पूर्व प्रधान बताए जाने वाले व्यक्ति वो वर्तमान प्रधान के साथ बता रहे हैं कि निरीक्षण के नाम पे आया था और उसने छात्रा को यूनिफॉर्म में ना होने की बात कहते हुए और उसको एक थप्पड़ मारने का आरोप उसमें लगाया गया था। जो महिला की तहरीर प्राप्त होते ही पुलिस ने तुरंत उसमें जो सुसंगत धाराएं तहरीर के हिसाब से बन रही थी उसमें मुकदमा पंजीकृत किया और आरोपी को भी उसी समय गिरफ्तार कर लिया गया। इसमें आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। कोरोना और मंकी पॉक्स के बाद अब एक नई बीमारी सामने आई है, टोमेटो फ्लू। जानकार इसे बच्चों की बीमारी बता रहे हैं और खासकर 1 से 9 साल के बच्चों में भारत के 2 राज्यों में करीब 82 मामले अब तक टोमेटो फ्लू के रिपोर्ट किए जा चुके हैं। जानलेवा नहीं है, लेकिन सावधानी और एहतियात बरतना जरूरी है। हमारे सहयोगी परिमल कुमार ने बात की WHO और ICMR की सलाहकार सुनीला गर्ग से। टोमेटो फ्लू की, या जिसको कि हम टोमेटो फीवर भी कहते हैं, ये अक्सर बच्चों में देखा गया है और 1 से 9 वर्ष के बच्चे, और इस बीमारी को हम लगभग मई के आसपास से देख रहे हैं। टू बी वेरी प्रिसाइज लोग कहते हैं 6 मई के आसपास से हम देख रहे हैं और अब तक हम करीबन 82 केसेस केरल में इसकी शुरुआत हुई थी और अब ये उड़ीसा में भी जा चुका है। तो ये बीमारी जो है, जैसा कि इसका नाम दर्शाता है, टोमेटो फ्लू, यानी कि टमाटर से भी इसका संबंध है और फ्लू से भी इसका संबंध है। और बेसिकली इस बीमारी को हाथ में, पैर में और बैक में, बटक्स रीजन में इसको देखा गया है करके, क्योंकि जो ब्लिस्टर्स बनते हैं यानी कि जिनमें फ्लूइड होता है वो टमाटर जैसे दिखते हैं। और साथ ही साथ में इसमें बच्चों में फीवर, बॉडी एक, डायरिया, डिहाइड्रेशन, वॉमिटिंग और बच्चा बहुत ज़्यादा परेशान रहता है। तो बेसिकली ये बच्चों की बीमारी है और मैं कहना चाहूँगी कि ये जितने बच्चे जल्दी फास्ट इन्फेक्ट होते हैं उतना ही ये रिकवरी भी इनमें बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता। करीबन आप कहें कि 9 से 10 दिन के करीब का रिकवरी टाइम भी होता है। परंतु इम्पॉर्टेंट ये है कि हम इनके लक्षण को पहचानें, डॉक्टर से संपर्क करें और उन्हीं के मुताबिक इनका इलाज करें।